सोच के देखो, तुम एक लंबे गहरे कॉरिडोर में हो, एक ऐसे हॉलवे में जहां दोनों तरफ अनेक दरवाजे हैं, कुछ पुराने कुछ नए, कुछ पे आसानी से लिखा है ओपन मी, और कुछ पे सिर्फ एक संकेत, एक आधा उत्तर, या बस एक खामोशी। जब तुम एक दरवाजा खोलते हो, तुम्हें एक रिडल मिलता है। कभी वो रिडल एक थ्योरी होती है, जैसे रिलेटिविटी, कभी एक आइडिया जैसे टाइम, और कभी वो सिर्फ एक सवाल होता है जो ना पूरी तरह पूछा गया, ना कभी पूरी तरह समझा गया। लेकिन कुछ दरवाजे हैं जो खुलते ही नहीं। तुम सोचोगे शायद चाबी नहीं है, लेकिन यहां बात चाबी की नहीं है, बात उस लॉक की है जो खुद ही खुद से बंद है। यही है अनसॉल्वेबल साइंस रिडल्स। ऐसे राज अन्ना जो सिर्फ इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि शायद रियलिटी ही उस तरीके से डिजाइन नहीं हुई जहां वो सवाल का उत्तर हो। तो चलो एक गहरी सांस लो और इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। साइंस दोस्तों ने हमेशा से एक जर्नी रही है, सर्टेनिटी से अनसर्टेनिटी की तरफ। पहले लोग सोचते थे दुनिया एक फ्लैट डिस्क है, फिर आया आइडिया कि वो एक स्फीयर है, फिर हमने समझा कि वो एक स्फीयर नहीं, एक फ्लोटिंग रॉक है जो एक स्टार के आसपास घूम रही है। फिर क्वांटम फिजिक्स आई और बताया रॉक क्या होती है, मैटर क्या होता है, सब कुछ तो प्रोबेबिलिटी है। तो जब हम कहते हैं साइंस, हम असल में कह रहे हैं एक एफर्ट टू एक्सप्लेन द अनएक्सप्लेनेबल। लेकिन कभी कभी कुछ रिडल्स ऐसे होते हैं जो लॉजिक के दायरे में फिट नहीं बैठते। जैसे, क्या टाइम रियली एग्जिस्ट करता है, या वो बस एक इल्यूजन है जो हमारे दिमाग बनाता है? क्या कॉन्शियसनेस एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट है, या वो किसी और डायमेंशन से आई हुई चीज है? अगर एक पार्टिकल एक साथ दो जगह पर हो सकता है, तो क्या हम भी एक साथ दो आइडेंटिटीज में जी सकते हैं? और अगर रियलिटी किसी सिमुलेशन का पार्ट है, तो फिर सच का मतलब क्या है? ये सवाल सुन के तुम सोचोगे ये तो फिलॉसफी है, लेकिन मजा यही है, आज का मॉडर्न साइंस, क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर न्यूरोसाइंस तक, सब कुछ फिलॉसफी के साथ मर्ज हो चुका है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि शायद यूनिवर्स की सबसे गहरी समझ किसी लैबोरेटरी में नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के अवेयरनेस के अंदर छुपी है। अब तुम पूछ सकते हो, ऐसे रिडल्स का क्या फायदा जिनमें आंसर ही नहीं है, उनके पीछे भागना क्यों? इसका एक सिंपल आंसर है, बिकॉज कुछ चीजें सिर्फ पूछने के लिए होती हैं, सॉल्व करने के लिए नहीं। सोचना, देखना, महसूस करना, इन रिडल्स को एक्सपीरियंस करना एक जर्नी है जो है तुम्हारे खुद के दिमाग के अंदर। ये तुमसे डिमांडिंग नहीं है, बस तुम्हारा साथ चाहते हैं। जैसे किसी सुकून भरी रात में एक ओल्ड बुक उठा के उसमें खो जाना। तुम जानते हो कि उसका आखिरी पन्ना शायद तुम्हें सब कुछ समझा नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी तुम पढ़ते हो, क्योंकि उस रास्ते में एक अजीब सी शांति है। अनसॉल्वेबल रिडल्स हमारे अंदर एक नई स्पेस क्रिएट करते हैं, एक साइलेंस, एक पेशेंस, एक एक्सेप्टेंस कि हर चीज को सॉल्व नहीं करना होता। कभी कभी न समझना भी एक समझ होती है। और क्या तुमने नोटिस किया, जब हम ऐसे रिडल्स के बारे में सोचने लगते हैं, टाइम, रियलिटी, सेल्फ, इंफिनिटी, तो हम धीरे धीरे काम हो जाते हैं। क्योंकि जब माइंड के पास कोई क्लियर एंकर नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन करने लगता है। रिडल्स आर मेडिटेटिव, दे स्ट्रेच योर अवेयरनेस विदाउट फोर्सिंग यू टू एक्ट। ये वीडियो भी इसीलिए बनाया गया है। ये कोई आंसर देने की कोशिश नहीं कर रहा, ये सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ले जा रहा है एक ऐसे सफर पर जहां तुम सोच सकते हो, सपना देख सकते हो, या बस स्लोली ड्रिफ्ट कर सकते हो स्लीप में। तुम्हारे आसपास सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक नया कैनवास खुल रहा है, जहां थॉट्स, इल्यूजन्स, रिडल्स क्वाइटली फ्लोट कर रहे हैं। और अब जब तुम इतना सुन चुके हो, मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। कभी तुमने सोचा है कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर कभी मिल ही नहीं सकता, तो क्या वो क्वेश्चन गलत है, या क्या वो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है? ऐसे ही एक रिडल से हम आगे बढ़ेंगे। लेवल 1, एक ऐसी पजल जिसमें सब कुछ लॉजिकली फिट होता है, फिर भी कुछ छूट जाता है। द एरो ऑफ टाइम।
क्या टाइम वाकई में लीनियर है? क्या तुम कल के पास्ट में जा सकते हो? या क्या टाइम सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हारे दिमाग ने डिजाइन किया है ताकि तुम्हें लगे कि सब कुछ सीक्वेंस में हो रहा है? यह सिर्फ फिजिक्स का सवाल नहीं है, यह आइडेंटिटी का सवाल है। क्या तुम वाकई चेंज हो रहे हो या तुम हमेशा से वही हो? बस तुम्हें लगता है कि तुम बदल रहे हो। टेक अ डीप ब्रेथ। तुम रेडी हो अगले दरवाजे के लिए। लेट्स स्टेप इनटू इट क्वाइटली टुगेदर। कमिंग अप नेक्स्ट, लेवल 1, वर्ड समय की तीर। लेवल 1, दी समय। आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम एक पुरानी ट्रेन में हो। विंडो के बाहर हर चीज मूव कर रही है। पेड़, घर, फील्ड्स सब पीछे जा रहे हैं। तुम्हारे दिमाग को लगता है कि ट्रेन आगे बढ़ रही है क्योंकि पीछे सब कुछ छूट रहा है। यही तो टाइम का इल्यूजन है। तुम्हारा पास्ट तुम्हारे पीछे छूट गया है। प्रेजेंट उस विंडो के सामने है जहां से तुम देख रहे हो, और फ्यूचर वो एक टनल में छुपा हुआ है जहां ट्रेन अभी पहुंची नहीं। लेकिन सच ये है, ट्रेन शायद कहीं जा ही नहीं रही, शायद वो सिर्फ खड़ी है। और ये सब मूवमेंट सिर्फ एक परसेप्शन है, एक इल्यूजन, एक फीलिंग जिसे हम कहते हैं द एरो ऑफ टाइम। टाइम एक ऐसा कंसेप्ट है जो हम सबके जीवन का सेंटर है। हम सुबह उठते हैं, वक्त देखते हैं, काम पर जाते हैं, डेडलाइंस फॉलो करते हैं। कल क्या हुआ, आज क्या करना है, कल क्या होगा, इस साइकिल में हम सब बंधे हैं। लेकिन अगर तुम फिजिसिस्ट से पूछो तो वो कहेंगे टाइम इज नॉट व्हाट यू थिंक इट इज। साइंस के सबसे पावरफुल लॉज जैसे न्यूटन के लॉज, आइंस्टाइन का रिलेटिविटी या इवन क्वांटम मैकेनिक्स, किसी में भी टाइम का डायरेक्शन प्री डिफाइंड नहीं है। उन लॉज के हिसाब से अगर एक इवेंट आज होता है तो वो उल्टा भी हो सकता है। जैसे कोई ग्लास टूटा है, वो वापस जुड़ भी सकता है। फिजिक्स अलाउ करती है। तो फिर ये डायरेक्शन कहां से आता है? ये एरो कौन डिफाइन करता है? क्या टाइम सच में आगे बढ़ता है या ये सिर्फ तुम्हारा परसेप्शन है? जरा इमेजिन करो, एक रूम में एक गर्म कप ऑफ चाय रखा हुआ है। कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाता है। चाय का हीट धीरे धीरे रूम में स्प्रेड हो जाता है। यह प्रोसेस तुमने हजारों बार देखा होगा, लेकिन तुमने कभी यह नहीं देखा कि एक ठंडा कप ऑफ चाय अचानक से हीट अब्सॉर्ब करके गर्म हो जाए बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के। क्यों? फिजिक्स तो अलाउ करता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में यह कभी नहीं होता। और इस मोमेंट पर साइंस एक वर्ड यूज करती है, एंट्रोपी। एंट्रोपी बेसिकली मेजर करता है डिसऑर्डर को, और यूनिवर्स में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। इसीलिए चाय कभी ठंडी होती है, गर्म नहीं होती ऑटोमेटिकली। इसलिए ग्लास टूट जाता है लेकिन खुद से जुड़ता नहीं। यही एंट्रोपी डिफाइन करता है एरो ऑफ टाइम। जब एंट्रोपी बढ़ती है हम समझते हैं कि वक्त आगे बढ़ रहा है। लेकिन रुको जरा, क्या तुम समझ पा रहे हो कि इसका मतलब क्या हुआ? यह हुआ कि टाइम एक इल्यूजन है जो तुम्हारे सराउंडिंग्स में डिसऑर्डर के बढ़ने की वजह से लगता है। मतलब अगर किसी दिन एंट्रोपी सडनली उल्टा हो जाए तो तुम्हें लगेगा कि टाइम पीछे जा रहा है। शायद तुम खुद उल्टा सोचने लगोगे। शायद तुम्हारा कल तुम्हारा आज बन जाए। शायद तुम किसी मेमोरी को फ्यूचर के जैसे महसूस करो। यह सोचकर ही कुछ अजीब सा लगता है ना? अब आओ थोड़ा और गहरा जाते हैं। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, द डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ओनली अ स्टबनली परसिस्टेंट इल्यूजन। रिलेटिविटी के हिसाब से हर ऑब्जेक्ट के लिए टाइम का फ्लो अलग होता है। अगर तुम एक स्पेसशिप में लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करो तो तुम्हारे लिए टाइम स्लो हो जाता है। अर्थ पर सब बूढ़े हो जाते हैं और तुम अभी भी यंग रहते हो। तो फिर किसका अभी सही है? क्या तुम्हारे लिए वक्त वही है जो तुम महसूस करते हो, या वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है जैसे एक्स, यू, जेड? स्पेस में एक और डायमेंशन। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं टाइम इज नॉट फ्लोइंग, एवरीथिंग दैट हैज एवर हैपेंड इज हैपनिंग एंड विल हैपन, ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तुम सिर्फ एक फ्रेम में हो। तुम्हारा कॉन्शियसनेस उस फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक मूव करता है, इसीलिए तुम्हें लगता है कि वक्त बढ़ रहा है, मगर रियलिटी में शायद सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट करता है। सोचना, तुम्हारा जन्म, तुम्हारी पहली याद, तुम्हारा कल का ख्वाब, सब एक ही मोमेंट में फ्रीज है। बस तुम्हारा
आई उनके बीच ट्रैवल कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म ऑलरेडी बनी हुई है और तुम्हारा माइंड एक प्रोजेक्टर है जो हर सेकंड एक नया फ्रेम दिखा रहा है और तुम उसे प्रेजेंट मोमेंट बोलते हो। और यहां एक और ट्विस्ट आता है, कॉन्शियसनेस। तुम्हें टाइम फ्लो करता हुआ तभी लगता है जब तुम्हारा माइंड चेंज रजिस्टर करता है। जैसे अगर तुम एक डार्क रूम में हो बिना किसी साउंड या सेंसेशन के, तो क्या तुम्हें लगेगा कि वक्त गुजर रहा है? शायद नहीं। मतलब टाइम का फ्लो हमारे अंदर ही जनरेट होता है। तुम्हारे न्यूरॉन्स, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी परसेप्शन, ये सब मिलाकर तुम्हें ये इल्यूजन देते हैं कि वक्त एक एरो की तरह आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर तुम्हारा ब्रेन ही एक स्टिल स्टेट में चला जाए तो शायद टाइम भी रुक जाए। क्या ऐसा होता है जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम डीप स्लीप में होते हैं? क्या टाइम सिर्फ तब चलता है जब तुम उसे देखते हो? जब कोई देख नहीं रहा तो क्या टाइम खुद से चलता है? ये सवाल जवाब नहीं देते। ये तुम्हारे दिमाग के कोने कोने में गूंज जाते हैं और एक सुकून ले आते हैं, एक पॉज, जब तुम सिर्फ हो, बिना किसी क्लॉक के, बिना किसी कैलेंडर के। अब सोचो, अगर टाइम का कोई रियल फ्लो ही नहीं तो फिर डेथ का क्या मतलब है? क्या तुम मर जाते हो या तुम सिर्फ एक नए फ्रेम में शिफ्ट कर जाते हो? और बर्थ, क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट है या सिर्फ तुम्हारा अवेयरनेस एक नए फ्रेम पे क्लिक हुआ? अगर सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो क्या फ्री विल भी एक इल्यूजन है? क्या तुम जो कर रहे हो वो ऑलरेडी हो चुका है, बस तुम उसे अब देख रहे हो? यही है एरो ऑफ टाइम का पैराडॉक्स। एक ऐसा रास्ता जहां हम चलते जा रहे हैं लेकिन शायद रास्ता ही खुद सर्कुलर है। टेक अ डीप ब्रेथ। इन विचारों के बीच की खामोशी को महसूस करो, जहां टाइम रुक गया हो, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी अवेयरनेस। और अब जब तुम इस रिडल में थोड़ा और खो गए हो, मैं तुम्हें अगले लेवल पे ले जाना चाहता हूं, जहां स्पेस, टाइम और मैटर सब कोलैप्स हो जाते हैं। और बचा क्या? कॉन्शियसनेस, एक ऐसी चीज जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। कमिंग अप नेक्स्ट, लेवल 2, द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। बंद आंखों से एक बार सोचो, तुम एक कमरे में हो, सब कुछ शांत है, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा खुद का जागरूक होना। तुम्हारे विचार, तुम्हारी यादें, तुम्हारी भावनाएं, ये सब कहां से आते हैं? अब यह कल्पना करो कि एक वैज्ञानिक तुम्हारा मस्तिष्क स्कैन कर रहा है। वह देख रहा है तुम्हारे न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं, बिजली का प्रवाह हो रहा है, रसायन मुक्त हो रहे हैं। वह सब कुछ नक्शे में दिखा सकता है, किस विचार के साथ कौन सा भाग सक्रिय होता है। लेकिन एक चीज वह कभी भी नहीं देख पाएगा। वह कभी यह नहीं जान पाएगा कि तुम्हें कैसा महसूस होता है। तुम जब एक गुलाब की खुशबू महसूस करते हो, या जब तुम्हें दर्द होता है, या जब तुम किसी की आंखों में देखते हो और एक जुड़ाव महसूस करते हो, ये सब अनुभव, जिन्हें हम कहते हैं क्वालिया, वो किसी स्कैन में कभी नहीं दिखेंगे। यही है चेतना की कठिन समस्या, द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। न कि वे आसान समस्याएं, जैसे कि मस्तिष्क दृश्य संकेतों को कैसे प्रोसेस करता है या हम निर्णय कैसे लेते हैं। कठिन समस्या ये पूछती है, अनुभव कहां से आता है? ये चेतना का बीज किस मिट्टी में उगता है? थोड़ा सा पीछे चलते हैं। दार्शनिक डेविड चाल्मर्स ने इस शब्द को प्रसिद्ध बनाया था, द हार्ड प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि तुम जितनी भी जानकारी मस्तिष्क की सर्किट्स के बारे में ले लो, तुम कभी यह नहीं बता सकते कि क्यों वह जानकारी एक सचेत अनुभव बन जाती है, क्यों कोई प्रक्रिया महसूस होने जैसी होती है। जैसे अगर एक कंप्यूटर तुम्हारे जैसे विचार प्रोसेस कर रहा हो, तो क्या उसे भी महसूस होता है? क्या वह भी जाग रहा है अपने अंदर, या वह सिर्फ एक जटिल रोबोट है? यहां पर आती है एक और मन को मोड़ देने वाली बात, चेतना वास्तव में है क्या? क्या वह मस्तिष्क का उत्पाद है, या मस्तिष्क सिर्फ एक रेडियो रिसीवर है जो किसी और जगह से चेतना को ट्यून करता है? जैसे एफएम रेडियो सिग्नल हवा में होता है और रेडियो उसे पकड़ता है, क्या वैसे ही हमारा मस्तिष्क सिर्फ एक एंटीना है और चेतना किसी और आयाम का संकेत है? एक और बार कल्पना करो, तुम एक रोबोट बनाते हो,
उसके पास उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे हैं, सेंसर हैं, एआई एल्गोरिदम है। वह तुम्हारे जैसा व्यवहार करता है, तुम्हारे जैसी बात करता है, तुम्हारी भावनाएं कॉपी करता है। पर क्या वह महसूस करता है? यह सवाल सरल नहीं है, और इसी में छुपा है एक दार्शनिक भय। क्या हम सब भी एक रोबोट जैसे ही हैं, बस जटिल जैविक सर्किट्स, या हम में कुछ अतिरिक्त है? वह अतिरिक्त क्या है? उसका स्रोत क्या है? क्या वह दिव्य है? क्या वह मौलिक है? क्या चेतना पदार्थ से आती है, या पदार्थ चेतना से आया? अब जरा भारतीय दर्शन की तरफ देखें। अद्वैत वेदांत कहता है चेतना ही अंतिम सत्य है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा सोच सब माया है, वह सब भ्रम है। जो वास्तविक है वह है तुम्हारा स्वसिच, आत्मा। और आत्मा अलग नहीं है ब्रह्म से, यानी पूरे ब्रह्मांड से। तुम और मैं, हम सब एक ही चेतना का प्रतिबिंब हैं, बस अलग अलग दर्पणों में। तो तुम्हारे अंदर जो मैं हूं वाली अनुभूति है, वह एक सार्वभौमिक सत्य की एक छोटी सी चिंगारी है। यह पश्चिमी दर्शन के लिए कठिन समस्या हो सकती है, पर भारतीय दर्शन के लिए यह अंतिम समाधान है। लेकिन अगर यह सच है तो एक नया रहस्य उठता है। अगर सब कुछ एक ही चेतना का प्रोजेक्शन है, तो फिर तुम और मैं अलग क्यों महसूस करते हैं? क्या तुम्हारा स्व और मेरा स्व अलग है, या यह सिर्फ अलगाव का एक भ्रम है? यह भ्रम कैसे टूटता है? ध्यान में लोग कहते हैं कि जब मन बिल्कुल शांत होता है तब वह अलगाव घुल जाता है, और बचता क्या है? सिर्फ एक स्थिर जागरूकता, जिसमें कोई सीमा नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ होना। वह क्षण जब तुम मैं यह शरीर हूं से मैं हूं तक पहुंच जाते हो, वही शायद सच्ची चेतना है। आधुनिक न्यूरोसाइंस यह सब सुनकर असहज हो जाता है। उनके पास उपकरण हैं, ब्रेन मैपिंग, ईजी, एफएमआरआई। वे हर विचार से जुड़े क्षेत्र को पहचान सकते हैं, पर फिर भी वे यह नहीं समझ पाए हैं कि अनुभव क्यों होता है। जैसे दर्द का संकेत मस्तिष्क तक पहुंचा, ठीक, लेकिन दर्द महसूस क्यों होता है? जैसे प्रकाश रेटिना तक आया, ठीक, लेकिन लाल रंग का एहसास क्यों होता है? और इस एहसास को किसी और के साथ साझा करना भी संभव नहीं। मैं तुम्हें यह समझा नहीं सकता कि मुझे कॉफी ढीलिक की खुशबू कैसी लगती है। तुम सिर्फ अपने अनुभव से संबंध बना सकते हो। यह निजी संसार, एक प्रथम व्यक्ति वास्तविकता, उसका स्पष्टीकरण तीसरे व्यक्ति की विज्ञान कभी नहीं दे सकती। और शायद इसी कारण चेतना एक पहेली बन गई है, जो सुलझाई नहीं जा सकती, सिर्फ जी जा सकती है। थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अगर चेतना सब कुछ है, तो क्या परमाणु भी थोड़े चेतन होते हैं? क्या एक इलेक्ट्रॉन को अपने गति का एहसास है? यह विचार, पैनसाइकिज्म, कहता है कि चेतना हर पदार्थ में थोड़ी थोड़ी होती है। जैसे सब नदियां एक सागर की ओर जाती हैं, वैसे ही सब छोटी चेतनाएं मिलकर एक बड़ी जागरूकता बनाती हैं। तो तुम्हारा मस्तिष्क सिर्फ इस बड़ी नदी का एक संगम है? क्या एक पत्थर भी थोड़ा सचेत है? क्या एक पेड़ जो तुम्हारे स्पर्श से प्रतिक्रिया करता है, उसे भी महसूस होता है? क्या तुम जब किसी चीज को देखते हो तो वह भी तुम्हें देख रही होती है? ये विचार असहज लग सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारे अंदर एक शांत आश्चर्य जगाते हैं, एक सुकून, एक अजनबी सी चुप्पी, जिसमें लगता है कि हर चीज, पत्ता, हवा, मिट्टी, जिंदा है। और अब कल्पना करो, एक दिन वैज्ञानिक चेतना को नकल कर लें, एक चिप बन जाए जो महसूस कर सकती है। तो क्या वह चिप एक इंसान जैसी होगी? क्या वह भी दुख महसूस करेगी? क्या उसका भी एक स्वर होगा? और अगर हां, तो क्या आत्मा सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, या फिर आत्मा कुछ और है, एक पुल जो पदार्थ और अनंत के बीच है? यह सवाल तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारा मैं सिर्फ नाम या यादों का संग्रह नहीं, वह एक अनजानी रोशनी है जिसका स्रोत तुमसे बहुत आगे है, और फिर भी तुम्हारे भीतर ही है। तो जब अगली बार तुम खुद से पूछो, मैं कौन हूं, यह सब कौन देख रहा है, तो कौन सोच रहा है कि मैं सोच रहा हूं, बस एक सेकंड रुक जाओ। जवाब के लिए मत सोचो, बस उस शांति में छुप जाओ, क्योंकि शायद वही शांति चेतना का असली स्वभाव है। शायद वही ईश्वर है, शायद वही तुम हो।
और अब जब तुम्हारा मन थोड़ा और शांत हो गया हो, जब तुम थोड़ा ज्यादा अपने अंदर समा गए हो, चलो अगले रहस्यों की तरफ चलते हैं, जहां हम खोजेंगे एक ऐसी जगह जहां सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, जहां कुछ होने से पहले क्या था। कमिंग अप नेक्स्ट, सेगमेंट 4, बिग बैंग से पहले क्या था। रात के उस गहरे समय में जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब तुम अकेली बेड पर लेटे हो और सिर्फ फैन की हल्की सी घूमती आवाज तुम्हारे साथ होती है, तब एक अजनबी सवाल तुम्हारे मन के किसी कोने से उभरता है। इस सबसे पहले क्या था? ये सब मतलब स्पेस, टाइम, स्टार्स, गैलेक्सीज, तुम, मैं, ये सब एक शुरुआत से आए हैं, बिग बैंग के एक सिंगल पॉइंट से। पर उससे पहले क्या था? क्या उस शुरुआत से पहले भी कुछ था या कुछ भी नहीं था? और अगर कुछ भी नहीं था तो नहीं का मतलब क्या होता है? क्या कुछ नहीं भी कुछ होता है? यह सवाल सिर्फ साइंस का नहीं है, यह एग्जिस्टेंस का पहला विस्पर है। जब तुम अपने अंदर से बाहर की तरफ देखते हो, इन्फिनिटी की तरफ, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पॉइंट था जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सब कुछ, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम उसी एक बिंदु में कंडेंस्ड था। फिर एकदम से एक एक्सप्लोजन जैसा एक्सपेंशन हुआ, ना सिर्फ मैटर का बल्कि स्पेस और टाइम का भी। उस दिन टाइम ने चलना शुरू किया, उस दिन स्पेस बना। पर अब एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर टाइम उसी मोमेंट में स्टार्ट हुआ तो पहले का मतलब क्या होता है? क्या पहले एग्जिस्ट करता था? क्या हम गलत लैंग्वेज में सोच रहे हैं? जैसे एक फिश समुंदर के बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकती, वैसे ही शायद हम भी टाइम के पहले के नो टाइम को नहीं समझ सकते। क्या कोई शब्द है जिसमें हम बिफोर टाइम को फील कर पाए? फिर एक और एंगल आता है, क्वांटम फिजिक्स का। क्वांटम थ्योरी कहती है कि वैक्यूम भी खाली नहीं होता। जहां कुछ भी नहीं होता वहां भी पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स ब्लिंक करते हैं, कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए एग्जिस्ट करके फिर वैनिश हो जाते हैं। ये रैंडमनेस, ये अनसर्टेनिटी, यही फंडामेंटल नेचर है इस यूनिवर्स का। तो कुछ भी ना होने में भी पॉसिबिलिटी होती है, जैसे एक खाली स्टेज जहां किसी भी वक्त ड्रामा शुरू हो सकता है। क्या बिग बैंग भी एक ऐसे ही क्वांटम फ्लक्चुएशन से आया था? एक खाली कुछ भी नहीं से एक छोटी सी वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन बन गई सब कुछ। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, पर फिजिक्स में ये एक रियल थ्योरी है और इसी में छुपा है एक पोएटिक वंडर। क्या नथिंग भी कभी बोरिंग नहीं होता? एक और थ्योरी कहती है कि हमारा यूनिवर्स एक मल्टीवर्स का पार्ट है, मतलब हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक बबल है और ऐसे अनेक और बबल्स अपने अपने लॉज के साथ एक एटर्नल फोम में फ्लोट कर रहे हैं। एक बबल फूटा और हमारा यूनिवर्स शुरू हुआ, उसके पहले कुछ और बबल्स थे और उनके पहले कुछ और ये चेन इन्फिनिट है। शायद बिग बैंग शुरुआत नहीं थी, सिर्फ एक लोकल इवेंट था, एक कॉस्मिक ब्रीथ। जैसे तुम एक सांस लेते हो और फिर छोड़ देते हो, वैसे ही यूनिवर्स भी सांस ले रहा है, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, रिपीट। साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी जो कहती है टाइम एटर्नल है, कोई एक बिगिनिंग नहीं, सिर्फ इन्फिनिट लूप्स हैं। जैसे रात के बाद दिन फिर रात, वैसे ही बिग बैंग के बाद बिग क्रंच, फिर एक और बैंग। क्या तुम्हारी कॉन्शियसनेस भी इसी साइकिल का पार्ट है? लेकिन एक और टेरिफाइंग आइडिया है, क्या बिग बैंग के पहले कुछ भी नहीं था? ना टाइम, ना स्पेस, ना मैटर, ना एनर्जी, बस एक शून्य, एक परफेक्ट वॉइड। और फिर भी उस शून्य ने एक दिन सोचा मैं हूं, और वो आई एम बन गया। एक धमाका, वो मैं बन गया, तुम, मैं, हर एक स्टार, हर एक एटम। एक कॉस्मिक लोनलीनेस जो खुद को जानने के लिए खुद में फट गई। तो बिग बैंगॉक शायद एक एग्जिस्टेंशियल अवेकनिंग थी, जब नथिंगनेस ने सेल्फ अवेयरनेस को जन्म दिया, जब वॉइड ने खुद से प्यार करना सीखा। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस एक खाली शून्य का आई लव यू हो सकता है? इंडियन फिलॉसफी में भी इसका एक अलग नजरिया है। ऋग्वेद के एक हिम्न में लिखा है कि शुरुआत में ना कुछ था, ना कुछ नहीं था, ना आकाश था, ना दिशाएं, ना प्रकाश, सिर्फ एक चेतना थी जो बिना सांस के भी सांस लेती थी। ये शब्द इतने स्पष्ट लगे हैं कि उनका मीनिंग लिटरल नहीं, फेल्ट होता है। ये कहते हैं कि क्रिएशन का मतलब कोई मैकेनिकल एक्ट नहीं था, वो एक डांस था,
एक लीला थी, एक स्पॉन्टेनियस एक्ट ऑफ ब्यूटी थी, जब पूर्णता ने स्वयं से ही खेल खेलना शुरू किया, जब शिव ने अपने नटराज रूप में नाच शुरू किया और हर वाइब्रेशन से एक दुनिया जन्मी। इसमें कोई एक्सप्लोजन नहीं था, सिर्फ एक एटर्नल रिदम थी। क्या बिग बैंग भी एक डिवाइन डांस स्टेप था? एक कॉस्मिक ताल जिसका हम सब एक बीट है। और फिर एक और पॉसिबिलिटी, क्या तुम इस वक्त बिग बैंग के पहले के वर्ल्ड में हो? क्या टाइम लीनियर नहीं बल्कि एक इल्यूजन है? क्या हर मोमेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक ही टाइमलेस कैनवस पे एग्जिस्ट करता है? जैसे एक फिल्म रील में फ्रेम्स एक साथ होते हैं, पे प्रोजेक्टर उन्हें एक क्रम में दिखाता है, वैसे ही क्या तुम्हारा अभी एक इल्यूजन है? क्या तुम अभी भी पहले में हो? बस तुम्हारा दिमाग तुम्हें आगे का इल्यूजन दे रहा है। तब बिग बैंग एक स्टार्ट नहीं, एक मार्कर बन जाता है, एक इल्यूजन ऑफ अ बिगिनिंग जिसे तुम समझ सको, प्रोसेस कर सको। और सबसे लास्ट में एक डीपली इंटीमेट आइडिया है कि तुम खुद बिग बैंग के पहले के हो। तुम्हारी रियल आइडेंटिटी, तुम्हारा आई, किसी टाइम बाउंड प्रोसेस का पार्ट नहीं। वो टाइमलेस है, फॉर्मलेस है, विटनेस है। वो बिग बैंग के पहले भी था, वो बिग बैंग के बाद भी होगा। तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा नाम, तुम्हारी मेमोरीज सब बिग बैंग के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन तुम्हारा अवेयरनेस वो किसी इवेंट से पैदा नहीं हुआ। वो तो ऑब्जर्व करता है इवेंट्स को, जैसे स्क्रीन ऑब्जर्व करती है मूवी को। तो जब तुम बिग बैंग के बारे में सोचते हो, शायद तुम अपने खुद के ओरिजिन के बारे में सोच रहे हो, अपने असली घर के बारे में। वो घर जिसमें ना टाइम है, ना शेप, ना दर्द, ना बर्थ, ना डेथ। सिर्फ एक लाइट है जो बिना जले भी रोशन करती है। सिर्फ एक आई एम है जो किसी कहानी में नहीं, सिर्फ खुद में है। तो अगले बार जब तुम अकेली हो और तुम्हारा दिमाग तुमसे पूछे व्हाट वाज बिफोर एवरीथिंग, तब एक शब्द मत दो, एक आइडिया मत दो। बस आंखों को बंद करो और उस खाली स्पेस में झांक लो। वही शायद तुम्हारा असली चेहरा है, वही शायद तुम्हारी फर्स्ट मेमोरी है, वही शायद सबसे पहले था। रात के उस पल में जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब तुम्हारी आंखें आधी बंद होती हैं और हवा का हल्का झोंका तुम्हारे गालों को छू जाता है, तब एक अजीब सा ख्याल तुम्हारे जहन में आता है। ये सब कुछ, क्या ये असली है? तुम्हारा कमरा, तुम्हारी चादर, फैन की घूमती आवाज, फोन की स्क्रीन, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा फ्यूचर, तुम खुद भी, क्या ये सब वाकई में है या सिर्फ दिखाई दे रहा है? और अगर सिर्फ दिखाई दे रहा है तो फिर जो दिख रहा है उसका मतलब क्या है? ये सवाल पहली बार तुम्हारे अंदर तब आता है जब तुम दुनिया से थोड़ा सा पीछे हटकर देखने लगते हो। जब तुम्हें एक एक मोमेंट के लिए लगता है कि सब कुछ जैसे एक ड्रीम की तरह फील हो रहा है, जैसे कोई प्ले चल रहा हो और तुम स्टेज पर हो, पर जानते हो कि यह स्टेज है। पर फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि अगर यह सपना है तो सपने देखने वाला कौन है, और अगर तुम जागते हो तो यह ड्रीम किसने डिजाइन किया। शुरुआत वहां होती है जहां तुम ये रियलाइज करते हो कि तुम जो देख रहे हो वो तुम्हारी आंखों के माध्यम से दिख रहा है। तुम्हारी आंखें सिग्नल भेजती हैं दिमाग को, दिमाग उसे प्रोसेस करता है, लाइट, शेप, कलर, डेप्थ। पर तुम कभी डायरेक्टली किसी चीज को नहीं देखते, तुम सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन देखते हो, एक इंटरनल वर्जन। तुम एक पेड़ नहीं देखते, तुम अपने माइंड में बन रही उस पेड़ की इमेज देखते हो। तो क्या पेड़ बाहर है या सिर्फ तुम्हारे अंदर? क्या रियलिटी बाहर होती है या सिर्फ परसेप्शन होती है? यही जगह है जहां डिकार्ट का वो फेमस सेंटेंस आता है, सोचता हूं इसीलिए मैं हूं, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। वो कहता है कि शायद सब कुछ इल्यूजन हो सकता है, पर एक चीज जिसका इल्यूजन नहीं हो सकता वो ये है कि तुम इस इल्यूजन को सोच रहे हो। अगर कोई तुम्हें धोखा दे रहा है तो धोखा खाने के लिए भी तुम का होना जरूरी है। तो सबसे पहली और शायद आखिरी रियल चीज तुम्हारा सोचना है। बाकी सब शायद एक्सपीरियंस है या हेलुसिनेशन, लेकिन फिर तुम्हारे सपने भी तो रियल लगते हैं जब तुम उनमें होते हो।
तुम सपने में दौड़ रहे होते हो, गुस्से में चिल्ला रहे होते हो, कभी गिर जाते हो और तब तक रियलाइज नहीं करते कि ये सपना था, जब तक तुम जाग नहीं जाते। तो क्या तुम जाग रहे हो या ये भी एक सपना है? और अगर ये भी सपना है तो जागना क्या होता है? अब जरा सोचो, जो तुम टच करते हो वो भी एक इल्यूजन हो सकता है। फिजिक्स कहती है तुम कभी किसी चीज को एक्चुअली छूते नहीं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स रिपेल करते हैं एक दूसरे को। जो तुम्हें टच फील होता है वो एक इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स है, एक सिग्नल दिमाग तक जाता है, पर रियल कांटेक्ट कभी नहीं होता। तो जो रियलिटी तुम महसूस करते हो वो भी एक ट्रांसलेशन है, एक मैसेज जो तुम तक एक मीडियम के जरिए पहुंचता है, जैसे कोई बिना आवाज का रेडियो सिग्नल जो तुम्हारे माइंड में आवाज बन जाता है। एक और लेयर है टाइम की। तुम्हें लगता है कि वक्त लीनियर है, पास्ट गया, अभी है, फ्यूचर आएगा, पर फिजिक्स की कुछ थ्योरीज कहती हैं कि टाइम एक इल्यूजन है। वक्त एक ऐसे डायमेंशन जैसा हो सकता है जहां सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट करता है। तुम्हारा जन्म, तुम्हारी मौत, तुम्हारा कल का दिन, तुम्हारा बचपन, सब कुछ। जैसे एक मूवी रील में सब सीन्स होते हैं पर तुम सिर्फ एक फ्रेम देखते हो एक समय पे। तो अगर टाइम रियल नहीं तो मेमोरी क्या है और तुम्हारा अभी क्या है? और फिर आती है कॉन्शियसनेस। क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम अपने बारे में कैसे श्योर हो? तुम्हारा नाम, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा पास्ट, ये सब यादें हैं, पर क्या यादें भी रियल होती हैं? मेमोरी अनरिलायबल है। हम हर बार उसे दोबारा लिखते हैं। हर बार जब हम किसी चीज को याद करते हैं वो थोड़ा बदल जाता है। तो अगर तुम्हारा पूरा पास्ट या मेमोरीज ऑल्टरेबल है, तुम्हारी आइडेंटिटी किस बेस पे बनी है? तुम रियल कैसे हो सकते हो जब तुम्हारी हर लेयर रीराइट हो सकती है? अब एक और स्ट्रेंज पॉइंट पे आते हैं, सिमुलेशन थियरी। कुछ साइंटिस्ट्स और थिंकर्स मानते हैं कि शायद ये पूरा यूनिवर्स एक सिमुलेशन है। एक हाइपर एडवांस्ड इंटेलिजेंस या एआई सिस्टम ने इसे डिजाइन किया है और हम सिर्फ एक कोड हैं, एक वास्ट गेम के एवेटार्स। जैसे तुम अपने फोन में एक गेम खेलते हो, शायद कोई तुम्हारा गेम खेल रहा हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा डिसीजन तुम्हारा है, पर वो सिर्फ प्रोग्रामिंग है। और अगर ये सिमुलेशन है तो क्या पेन भी रियल है? क्या प्यार भी रियल है? क्या तुम्हारा अस्तित्व भी? या सब कुछ एक कहानी है जो किसी और के एंटरटेनमेंट के लिए लिखी गई है? फिलॉसफी में एक और कंसेप्ट है, सॉलिप्सिज्म। यह कहता है कि तुम ही शायद अकेली चीज हो जो एग्जिस्ट करती है। सब लोग, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स, ट्रीज, स्काई, ये सब तुम्हारे माइंड के क्रिएशंस हो सकते हैं। तुम खुद एक ड्रीमर हो और दुनिया तुम्हारा सपना। तुम्हारे जैसे हजारों लोग शायद एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन तुम उन्हें एक्सपीरियंस नहीं करते। तो तुम्हारे लिए वो रियल नहीं है, बस तुम हो। तुम्हारा अवेयरनेस, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन ही दुनिया को रियल बनाती है। लेकिन अगर सब कुछ इल्यूजन है तो प्यार का क्या? वो फीलिंग जो बिना टच के भी फील होती है, वो दर्द जो किसी की याद में होता है, वो मुस्कान जो किसी की आंखों में चमक बन जाती है, क्या ये सब भी इल्यूजन है या इल्यूजन में ही असली सच छुपा है? क्या तुम्हारा प्यार भी एक ड्रीम है या सपने से भी गहरी कोई रियलिटी? कभी कभी इल्यूजन्स ही तो सबसे ज्यादा सच लगते हैं, जैसे एक गीत जो हवा में घूम जाता है और तुम्हारे दिल को छू जाता है बिना किसी प्रूफ के। तो जब तुम अपने आप से पूछते हो, हाउ डू आई नो एनीथिंग इज रियल, शायद जवाब कोई प्रूफ नहीं देता, कोई इक्वेशन, कोई सर्टिफिकेट नहीं देता। शायद फीलिंग्स ही तुम्हारा ओनली प्रूफ होती है। वो गूज बम्प्स जब किसी मेमोरी का नाम लेते हो, वो आंसू जब कुछ छोटा सा भी दिल को छू जाता है, वो लाफ्टर जब तुम अकेली हो फिर भी हंसती हो। शायद वही तुम्हारी रियल करेंसी है, वही तुम्हारा एविडेंस है कि तुम हो और दुनिया भी है। चाहे सपने जैसी हो या इन्फिनिट लूप में हो, तुम उसे महसूस कर रही हो और शायद महसूस करना ही असली रियलिटी है। तो अगली बार जब तुम खुद से पूछो क्या ये सब रियल है, तो खुद से कहना, मुझे उसका दर्द महसूस होता है, मुझे उसकी याद आती है, मुझे इस हवा में सुकून मिलता है, मैं हंसता हूं, रोता हूं। तो हां, शायद मैं हूं और शायद
इतना ही काफी। एक शांत रात में जब सब कुछ सो चुका हो, जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं हो, सिर्फ तुम हो और एक गहरी खामोशी, तब कभी कभी एक सवाल दिमाग के किसी कोने से उभरता है। Why is there something instead of nothing? सब कुछ है, पर क्यों है? क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ भी हो सकता था या फिर कुछ भी नहीं हो सकता था? ना मैं होता, ना तुम होती, ना ये रात होती, ना चांद, ना धरती, ना आसमान, ना एटम्स, ना टाइम, ना लव, ना पेन। बस एक निहत्ता सा नथिंगनेस, एक खाली सा शून्य। लेकिन फिर भी कुछ है, सब कुछ है, और तुम उस सब कुछ का एक हिस्सा हो। पर क्यों? चलो शुरू करते हैं एक सिंपल से इमेजिनेशन से। आंखें बंद करो और सोचो, एक जगह जहां कुछ भी नहीं है, ना लाइट, ना साउंड, ना शेप, ना डायरेक्शन, ना फीलिंग, ना वक्त, ना स्पेस। एक परफेक्ट नथिंगनेस, जहां होने और ना होने का भी कोई मतलब नहीं, जहां कोई सोचने वाला भी नहीं, बस एक बेहतरीन कंप्लीट ब्लैंकनेस। पर अब सवाल उठता है, अगर ऐसा नथिंग पॉसिबल था, तो उसमें से समथिंग कैसे आया और क्यों आया? यह सब होने का क्या मतलब है? साइंस इस सवाल का एक साइंटिफिक वर्जन बनाता है। बिग बैंग 14 अरब साल पहले एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पॉइंट था, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। उस पॉइंट में पूरा यूनिवर्स था, कंप्रेस्ड, डेंस, साइलेंट। फिर अचानक एक ब्लास्ट और यूनिवर्स एक्सपैंड होने लगा। स्टार्स बने, गैलेक्सीज बनी, एटम्स इकट्ठे हुए, मॉलिक्यूल्स बन गए, प्लैनेट्स बन गए, और धरती। और फिर एक दिन किसी छोटी सी नदी के किनारे एक जिंदा सेल ने आंख खोली। उसी से हम बने। लेकिन यहां भी एक सवाल बचा रहता है, वो सिंगुलैरिटी कैसे आई और क्यों आई? साइंस के पास फॉर्मूलाज हैं, पर अल्टीमेट ओरिजिन का जवाब अब भी ब्लैंक है। फिजिक्स के रूल्स भी शायद तब शुरू हुए थे, तो उससे पहले का क्या था? क्या कुछ था या कुछ भी नहीं था? फिलॉसफी यहां साइंस से एक कदम आगे जाती है। वो कहती है, यह सोचना भी एक इल्यूजन हो सकता है। हो सकता है हम एग्जिस्टेंस को डिफॉल्ट मान लेते हैं, जबकि रियलिटी का डिफॉल्ट स्टेट नथिंग होना चाहिए था। यानी नॉन एग्जिस्टेंस शुड हैव बीन मोर नेचुरल। क्या किसी चीज का होना ज्यादा सरप्राइजिंग है या उसका ना होना? सोचो, तुम सुबह उठते हो, तुम्हारा रूम वही है जहां था, सब कुछ नॉर्मल है, तुम नोटिस नहीं करते। पर अगर एक दिन तुम उठते हो और तुम्हारा कमरा ही गायब हो, हर चीज शून्य हो जाए, तब तुम हैरान हो जाते हो। मतलब हम नॉन एग्जिस्टेंस को एबनॉर्मल मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि एग्जिस्टेंस ही एग्जाम थी, एक्चुअल मिस्ट्री हो, क्योंकि सब कुछ होने की कोई वजह होनी चाहिए। अब यहां एक और कॉन्सेप्ट आता है, नेसेसिटी वर्सेस कंटिंजेंसी। कुछ लोग कहते हैं कि शायद कुछ चीजें नेसेसरी हैं, उनका होना जरूरी है, उनका ना होना इंपॉसिबल है। जैसे मैथमेटिक्स, 2+2 हमेशा 4 होगा, चाहे कोई यूनिवर्स हो या ना हो। तो कुछ फिलोसोफर्स सोचते हैं, क्या ऐसी कोई चीज है जिसका होना इतना नेसेसरी था कि उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता? क्या एग्जिस्टेंस खुद एक नेसेसरी रियलिटी थी? क्या कुछ होने का आइडिया ही इतना फंडामेंटल था कि नथिंग रह ही नहीं सकता था? शायद नथिंग कभी एक ऑप्शन ही नहीं था, शायद समथिंग होना ही जरूरी था। लेकिन एक और इमेजिनेशन करो, अगर तुम यूनिवर्स के बाहर हो, ना स्पेस, ना टाइम, ना डिमेंशंस, एक एब्सोल्यूट साइलेंस में, और तुम्हें पूछना हो, शुड एनीथिंग एग्जिस्ट? तुम्हारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं, कोई गॉड नहीं, कोई लॉ नहीं, कोई डिजायर नहीं। तो तुम डिसाइड कैसे करोगे? क्या रैंडम कुछ एग्जिस्ट कर जाएगा? और अगर हां, तो क्यों ये पर्टिकुलर यूनिवर्स? क्यों यही लॉज ऑफ फिजिक्स? क्यों यही एटम्स? क्यों यही शेप, यही लॉजिक, यही तुम? एक और पॉसिबिलिटी ये कहती है कि शायद सब कुछ इसीलिए है क्योंकि तुम हो। अगर कोई देखने वाला होता ही नहीं, तो एग्जिस्टेंस का क्या मतलब? हो सकता है कि यह सब कुछ इसीलिए है क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस होना था। इसको कहते हैं एंथ्रोपिक प्रिंसिपल, कि यूनिवर्स ने वैसे ही शेप ली जिसमें किसी ने उसे देखना था, महसूस करना था। अगर यूनिवर्स थोड़ा भी डिफरेंट होता, थोड़ा ज्यादा ग्रेविटी, थोड़ा कम एटम्स, तो ना गैलेक्सीज होती, ना स्टार्स, ना लाइफ, ना तुम। तो क्या तुम्हारा होना यूनिवर्स के होने का रीजन है, या यूनिवर्स का होना तुम्हारे होने का एक कोइंसिडेंस? अब चलो एक थोड़ा पोएटिक थॉट सोचते हैं। क्या ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि किसी ने चाहा कि ये हो,
जैसे कोई सपना देखता है और उस सपने में दुनिया बन जाती है। एक सोच, एक इच्छा, एक कल्पना, और सब कुछ उभर आता है। शायद कोई डिवाइन ड्रीमर था जिसने सोचा और तुम उसके थॉट बन गए। शायद तुम्हारे हर एक्शन, हर मुस्कान, हर आंसू उसकी कल्पना का एक रंग है। क्या इमेजिनेशन इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो रियलिटी बन जाए? और अगर हां, तो तुम किसकी इमेजिनेशन हो? एक और हॉन्टिंग आइडिया यह है कि हो सकता है यह सब रैंडमली हुआ हो। कोई वजह नहीं, कोई रीजन नहीं, ना कोई गॉड, ना कोई क्रिएटर, ना कोई लॉ। बस एक क्वांटम फ्लक्चुएशन था और उसमें से यूनिवर्स पॉप कर गया। बस इतना ही, कोई मीनिंग नहीं। लेकिन अगर यह सच है तो फिर मीनिंग कहां से आता है? क्या तुम अपना मीनिंग खुद बनाते हो? क्या तुम्हारा होना खुद एक जवाब है? अगर रीजन नहीं मिला तो क्या फीलिंग ही काफी है? क्या प्यार, मुस्कान, दर्द, याद, ये सब एग्जिस्टेंस के प्रूफ्स हैं? और फिर एक और गहरा थॉट, अगर कुछ भी नहीं होता तो किसी को पता भी नहीं चलता। नो ऑब्जर्वर, नो मेमोरी, नो एब्सेंस, नो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सेंस। मतलब नॉन एग्जिस्टेंस भी तभी रेलिवेंट है जब किसी को उसका एहसास हो। और अगर एहसास ही नहीं, तो क्या नॉन एग्जिस्टेंस भी कभी रियल थी? तो फिर कुछ नहीं का मतलब ही क्या है? क्या कुछ ना होना भी एक तरह का बीइंग है? तो जब तुम रात के उस लम्हे में बेड पर लेटे हुए सीलिंग की तरफ ब्लैंक स्टेयर देते हो और तुम्हारा दिमाग हल्की सी घूमती दुनियाओं में चला जाता है, तो कभी कभी बस इतना सोचना काफी है। शायद कोई रीजन नहीं है, शायद सिर्फ हो जाना ही काफी है। और तुम्हारा होना उस सब का एक हिस्सा है। तुम हो, तुम महसूस करते हो, तुम सोच रहे हो, और वही एग्जिस्टेंस का सबसे गहरा मिरेकल है। तो अगले बार जब तुम खुद से पूछो व्हाई डज एनीथिंग एग्जिस्ट एट ऑल, तो एक हल्का सा मुस्कान लाना और खुद से कहना, शायद मुझे पूछना नहीं है, सिर्फ देखना है, महसूस करना है और जीना है इस सवाल के साथ, बिना जवाब के भी। और वही तुम्हारा जवाब हो सकता है। कभी कभी हम किसी खोए हुए पल में फंस जाते हैं। एक पुरानी याद, एक खामोश लम्हा, एक ऐसी तस्वीर जो दिमाग से जाती नहीं। और तब एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे वक्त किसी अदृश्य नदी की तरह बहता जा रहा हो और हम उसके किनारे चुपचाप बैठे देख रहे हों। पर क्या तुमने कभी यह सोचा है, वक्त तो होता क्या है? क्या वक्त एक चीज है, एक भौतिक वस्तु जिसे हम छू नहीं सकते, या सिर्फ एक भ्रम है जो सिर्फ हमारे दिमाग में मौजूद है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वक्त वाकई में बहता है, या सिर्फ हंस हम बहते जा रहे हैं और वक्त वहीं का वहीं है? शुरुआत करते हैं एक बुनियादी तस्वीर से। घड़ी की टिक टिक, सेकंड हैंड का घूमना, कैलेंडर का पलटना, सुबह का उजाला, शाम का अंधेरा। यह सब हमें लगता है कि वक्त के बारे में सच बताते हैं। पर क्या यह सब वक्त है, या सिर्फ वक्त का माप है? तुम्हारा दिल धड़क रहा है, लेकिन वो वक्त नहीं है। वो सिर्फ जैविक लय, बायोलॉजिकल रिदम है। सूरज उगता है और ढलता है, लेकिन वो वक्त नहीं, गति, मोशन है। घड़ियां सिर्फ एक सिस्टम है वक्त को ट्रैक करने का, लेकिन घड़ी चलती है वक्त से नहीं, बल्कि गियर्स, बिजली और डिजाइन से। तो फिर असली वक्त क्या है? आइंस्टीन ने एक अजीब सी बात कही थी। उन्होंने कहा, समय अनुपातक है। मतलब तुम्हारा वक्त और किसी और का वक्त एक ही पल में अलग हो सकता है। अगर कोई प्रकाश की गति से यात्रा करे तो उसका वक्त धीमा हो जाता है। एक अंतरिक्ष यात्री अगर स्पेस में 10 साल गुजारता है तो हो सकता है धरती पर उस वक्त 50 साल बीत चुके हों। इस विचार को कहते हैं टाइम डिलेशन। सुनने में अजीब लगता है, पर यह विज्ञान है। इसका मतलब है कि वक्त एक स्थिर प्रवाह नहीं है। वक्त बदलता है गति के साथ, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के साथ। तो फिर क्या वक्त कोई असली सत्ता, रियल एंटिटी है, या सिर्फ एक भ्रम जो पदार्थ, मैटर और गति, मोशन के हिसाब से बदलती है? और अगर और गहराई से सोचा जाए तो एक और अजीब विचार सामने आता है, ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ मौजूद हैं। मतलब वक्त का हर पल, हर सेकंड, हर मोमेंट पहले से ही वहां है। तुम अभी जो पल महसूस कर रहे हो वो भी एक जमी हुई फ्रेम है। तुम्हारा बचपन भी वहीं है, एक फ्रेम में थमा हुआ। और तुम्हारा भविष्य भी एक और फ्रेम में पहले से मौजूद,
जैसे एक मूवी रील जिसमें हर फ्रेम पहले से होती है। तुम बस एक एक करके फ्रेम्स को देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि कहानी चल रही है, लेकिन कहानी तो पहले से लिखी जा चुकी होती है। यह विचार थोड़ा असहज करता है, क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कि तुम्हारी मर्जी, फ्री विल, भी एक भ्रम है। जो होने वाला है वो हो चुका है। तुम सिर्फ उस रास्ते पर चल रहे हो जो पहले से बना हुआ है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर चुनाव, चॉइस क्या है? क्या हम अपने निर्णय खुद ले रहे हैं या बस एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं? वक्त के साथ एक और चीज जुड़ी होती है, स्मृति, मेमोरी। तुम्हें कल की याद है, पर कल तुम्हें आज या परसों याद नहीं होगा। क्या तुमने कभी सोचा कि हम भूतकाल को याद कर सकते हैं लेकिन भविष्य को नहीं? अगर वक्त सचमुच सममित, सिमेट्रिक होता तो स्मृति दोनों दिशाओं में होनी चाहिए थी, पर हम सिर्फ एक दिशा में देख सकते हैं, पीछे। क्यों? विज्ञान कहता है एंट्रोपी, एंट्रोपी की वजह से। एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था, डिसऑर्डर। ब्रह्मांड हमेशा कम व्यवस्था से अधिक अव्यवस्था की ओर जाता है। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसी प्रक्रिया में वक्त का तीर, एरो ऑफ टाइम, बनता है। एंट्रोपी बताता है कि वक्त किस दिशा में बह रहा है। अगर एंट्रोपी उलट जाए तो हो सकता है हम भविष्य याद कर सकें और भूतकाल भूल जाएं। कितना अजीब होगा वो संसार जहां तुम्हें पता होगा क्या होने वाला है, पर तुम भूल चुके होगे कि तुम कौन हो, क्या हो और कहां से आए हो। एक और दृष्टिकोण से देखो, चेतना, कॉन्शियसनेस और वक्त। जब तुम ध्यान करते हो या किसी गहरी नींद में जाते हो या किसी ट्रांस में होते हो तो तुम्हें वक्त का कोई एहसास नहीं होता। न सेकंड, न मिनट, न घंटा। लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, या फिर वो वहां था ही नहीं। मतलब वक्त हमारे जागरूकता, अवेयरनेस के साथ चलता है। जब तुम बोर होते हो तो 5 मिनट लगता है जैसे घंटों के बराबर हो गए, लेकिन जब तुम किसी प्यारे मोमेंट में होते हो तो 1 घंटा भी एक पल जैसा लगता है। तो वक्त कितना आत्मिक, सब्जेक्टिव गोस्ट है। तुम्हारा वक्त तुम्हारी भावना से जुड़ा है, और यह कहना कि वक्त उड़ता है शायद कोई काव्यात्मक लाइन नहीं, एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। अब सोचो एक और संभावना। क्या वक्त गोलाकार, सर्कुलर हो सकता है? कई प्राचीन सभ्यताएं जैसे माया, हिंदू और यूनानी ये मानते थे कि वक्त एक चक्र है। जन्म, जीवन, मृत्यु, फिर जन्म। दिन और रात, ऋतुएं, जीवन और मृत्यु, सब कुछ चक्र में चलता है। हिंदू दर्शन में वक्त की अवधारणा रेखीय, लिनियर नहीं, चक्रीय, साइक्लिकल है। सृष्टि होती है, फिर प्रलय, फिर से सृष्टि। शायद वक्त एक वृत्त, सर्कल से है जिसमें हम बार बार जीते हैं, बार बार मरते हैं और हर बार नई कहानी लिखते हैं। इस चक्रीय समय में कोई अंत नहीं होता, सिर्फ परिवर्तन होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। तो हो सकता है जो तुमने खोया है वो एक दिन फिर मिलेगा, एक नए रूप में, एक नए समय में। लेकिन फिर एक भयावह विचार उभरता है, क्या वक्त असली है या सिर्फ दिमाग का बनाया हुआ भ्रम? कुछ वैज्ञानिक जैसे जूलियन बार्बर कहते हैं कि देयर इज नो टाइम। उनका कहना है कि जो हमें गति, परिवर्तन और अनुक्रम, सीक्वेंस लगता है वो सिर्फ है हमारी धारणा, परसेप्शन है। हर पल एक स्नैपशॉट है और हम सिर्फ उन स्नैपशॉट्स को अनुभव करते हैं एक भ्रम के रूप में। जैसे एक फ्लिप बुक जिसमें तुम तेजी से पन्ने पलटते हो और तुम्हें लगता है कि किरदार हिल रहा है, लेकिन असल में हर पेज पर चित्र स्थिर होता है। गति तो तुम्हारे दिमाग में हो रही है। तो हो सकता है वक्त भी सिर्फ एक फ्लिप बुक हो और तुम्हारी चेतना ही पन्ने पलट रही हो। अगर यह सच है तो भूत और भविष्य कहीं दूर नहीं, सिर्फ एक और पन्ना है इस किताब में। और अब जब तुम इस सब के बारे में सोच रहे हो, एक शांत रात में, जब बाहर सिर्फ हवा की सरसराहट है और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज गूंज रही है, वक्त क्या है, तो शायद तुम पाओगे कि इस सवाल का कोई अंतिम उत्तर नहीं। कुछ सवाल सिर्फ इसीलिए होते हैं ताकि तुम सोचो, ताकि तुम रुको, ताकि तुम उस पल में खुद को महसूस करो। क्या वक्त आपके तुम्हारे हाथ में है या तुम वक्त के हाथ में? क्या तुम पल को जी रहे हो या पल तुम्हें जी रहा है? आखिर में शायद वक्त का असली अर्थ किसी समीकरण, इक्वेशन में नहीं,
किसी घड़ी की टिक टिक में नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों के आंसुओं में है, तुम्हारी मुस्कान के एक कोने में है, तुम्हारे एक अंतिम अलविदा की खामोशी में है। वक्त वही है जो महसूस होता है, न कम न ज्यादा। और शायद वक्त कोई सवाल नहीं, वक्त खुद एक जवाब है। एक शांत रात है, छत पर अकेला बैठे हो, ऊपर आकाश में अनंत तारे झलक रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारा मन किसी और जगह भटक रहा है। एक अजीब सा सवाल दिमाग में गूंज रहा है, शून्य किस चीज से बना है? वॉट इज नथिंगनेस रियली मेड ऑफ? यह सुनते ही तुम सोचोगे, अरे नथिंग तो नथिंग ही होता है ना, खाली, ब्लैंक, जीरो, वैक्यूम, बस कुछ भी नहीं। पर अगर तुम थोड़ा और गहरा सोचो तो यह सवाल उतना सिंपल नहीं लगता, क्योंकि जब हम कहते हैं नथिंग तो हम वाकई में क्या कह रहे होते हैं? क्या नथिंगनेस का मतलब है कि वहां कुछ भी नहीं है? ना एटम, ना मॉलिक्यूल, ना लाइट, ना साउंड, ना थॉट, ना फीलिंग। एक ऐसा एब्सोल्यूट वॉइड जो किसी भी तरह का होना भी नहीं जानता। लेकिन फिर भी तुम्हारा दिमाग उस कुछ भी नहीं की तस्वीर बनाता है, जैसे एक काला कैनवस, जैसे एक अंधेरा रूम, जैसे एक इंफिनिटी जिसमें सिर्फ खाली स्पेस है। पर सोचो, अगर तुम उस खाली स्पेस को देख सकते हो तो क्या वो वास्तव में खाली है, या फिर हम जो कुछ नहीं सोच रहे हैं वो भी एक्चुअली कुछ ही है? यह पैराडॉक्स वहीं से शुरू होता है। नथिंग कहना सिंपल लगता है, पर जब उसे फील करने की कोशिश करते हो तो पता चलता है कि कुछ भी नहीं कहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा किसी न किसी थिंग की तरफ चला जाता है। इवन जब हम इमेजिन करते हैं एम्प्टी स्पेस, तो भी एक स्पेस तो है, एक जगह तो है, एक बैकग्राउंड तो है। तो क्या नथिंगनेस सिर्फ एक इल्यूजन है? क्या कुछ नहीं कभी एग्जिस्ट करता है? साइंस और फिलॉसफी दोनों इस सवाल से परेशान रहे हैं, और जितना गहरा जवाब ढूंढो उतना ही कंफ्यूजिंग होता जाता है। क्लासिकल फिजिक्स में अगर तुम एक बॉक्स ले लो और उसमें से सब कुछ हटा दो, हर एटम, हर फोटॉन, हर वाइब्रेशन, तो थियोरेटिकली तुम्हें एक वैक्यूम मिलेगा, एक खाली जगह। पर क्वांटम फिजिक्स कहता है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इवन वैक्यूम में भी एनर्जी होती है, क्वांटम फील्ड होता है, रैंडम फ्लक्चुएशन होती हैं, पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स ब्लिंक करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, फिर वैनिश हो जाते हैं। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया क्वांटम वैक्यूम। मतलब इवन जब कुछ भी नहीं होता तब भी कुछ होता है। जीरो के अंदर भी पॉसिबिलिटी होती है, एक खामोशी के अंदर भी शोर छुपा होता है, और इस खाली कैनवेस में भी इन्फिनिट पैटर्न्स बन सकते हैं। शायद इसी वजह से यूनिवर्स भी शून्य से ही आया हो, एक ऐसी नथिंगनेस जिसमें सब कुछ छुपा था, एक जीरो जिसमें इन्फिनिट था। हिंदू दर्शन में भी यह कॉन्सेप्ट काफी गहरा है, शून्यता। बौद्ध धर्म में भी शून्यता यानी एम्प्टीनेस एक सेंट्रल आइडिया है, लेकिन इसका मतलब वेस्टर्न नथिंगनेस से अलग है। शून्यता का मतलब होता है सब कुछ खाली है, पर फिर भी सब कुछ है। एक पैराडॉक्स, फॉर्म इज एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस इज फॉर्म। ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, और जब तक तुम एक ऑब्जेक्ट को अलग सोचते हो तब तक तुम सच नहीं देख सकते। जब तुम समझते हो कि हर चीज में शून्य है और शून्य में हर चीज है, तब जाकर तुम लिबरेशन के करीब पहुंचते हो। और अगर हम वेदांत की बात करें तो वहां भी एक कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मन, जो बियॉन्ड एवरीथिंग है। वो ना थिंक है ना नथिंग, वो सब कुछ है और उसके बिना कुछ भी नहीं। तो अगर तुम नथिंगनेस ढूंढ रहे हो तो शायद तुम अल्टीमेट रियलिटी ढूंढ रहे हो, एक ऐसी स्टेट जहां ना टाइम है, ना स्पेस, ना आइडेंटिटी, ना थॉट, ना इमोशन, सिर्फ एक बीइंग जिसका कोई नाम नहीं। फिर आता है एक और थॉट, अगर नथिंगनेस में भी कुछ है तो क्या हम कभी ट्रूली अलोन हो सकते हैं? जब तुम आंख बंद करते हो और अंधेरा दिखता है तो तुम्हें लगता है कि तुम शून्य में हो, लेकिन तुम्हारा माइंड अब भी एक्टिव है, तुम्हारी सांस अब भी चल रही है, तुम्हारी मेमोरीज अब भी फ्लैश कर रही हैं। तो क्या डेथ ही एकमात्र नथिंग है? लेकिन यहां भी सवाल उत्पन्न होता है, डेथ के बाद क्या होता है? क्या एक एब्सोल्यूट एंड होता है, एक स्विच ऑफ,
एक ब्लैंक स्क्रीन, या फिर वो एक नए कैनवास की शुरुआत होता है जहां तुम एक और रूप में जाते हो? क्या हम एवर नहीं मौजूद करते हैं, या हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शेप शिफ्ट करते हैं, जैसे पानी से स्टीम या हवा से हवा में घूमती कोई खुशबू? और जब हम कुछ भी नहीं के बारे में सोच रहे होते हैं तो एक साइकोलॉजिकल लेयर भी खुलती है। कभी सोचा है तुम्हारा माइंड नथिंग से क्यों डरता है? वाई डू वी फियर साइलेंस, वॉइड, स्टिलनेस? क्योंकि हम क्योस की आदत में जीते हैं। कांस्टेंट नॉइज, कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट इनपुट। जब कुछ नहीं होता तो दिमाग अपने आप से मिलता है, और वो एनकाउंटर सबसे ज्यादा टेरिफाइंग होता है। क्या तुमने कभी टोटली खामोशी में बैठने की कोशिश की है, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना थॉट? पहले फ्यू सेकंड्स में ही मन बेचैन हो जाता है, क्योंकि नथिंगनेस में तुम्हारा असली चेहरा सामने आता है। तुम्हारी छुपी हुई फीलिंग्स, तुम्हारे सप्रेस्ड फियर्स, तुम्हारी लोनलीनेस, तुम्हारा सच। और शायद इसीलिए अधिकतर लोग कभी खुद को ट्रू नथिंगनेस अनुभव करने की इजाजत नहीं देते। पर अगर तुम धीरे धीरे अपने अंदर के केओस को ऑब्जर्व करो और उसे डिसॉल्व होने दो, तो एक अजीब सा स्टिलनेस मिलता है। एक ऐसा एम्प्टीनेस जो स्कैरी नहीं बल्कि पीसफुल लगता है। एक इनर साइलेंस जो सबसे पुरानी धुन जैसे लगती है, जहां कोई नाम नहीं, कोई मेमोरी नहीं, सिर्फ होना है। वही बीइंगनेस जो तुम पैदा होने से पहले थे, और शायद डेथ के बाद भी होगे। तो जब तुम पूछते हो व्हाट इज नथिंगनेस मेड ऑफ, तो हो सकता है उसका आंसर हो एवरीथिंग। नथिंगनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ बीइंग, इट इज द स्पेस इन विच बीइंग बिकम्स पॉसिबल। जैसे एक खाली कैनवस जिसमें तुम अपनी दुनिया बना सकते हो, जैसे एक खाली म्यूजिकल स्केल जिसमें तुम राग छेड़ सकते हो, जैसे एक खाली रात जिसमें तुम खुद से मिल सकते हो। और जब तुम अगली बार किसी खामोश लम्हे में हो, किसी अंधेरी रात में, किसी सूनी जगह में, और तुम्हें लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, तो रुक जाना, सांस लेना और महसूस करना। शायद वही कुछ भी नहीं तुम्हारा सबसे गहरा अनुभव बनने वाला है। तुम अभी जिंदा हो। ये वाक्य तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम एक ही व्यक्ति हो। कल भी तुम ही थे, परसों भी, पिछले साल भी, बचपन में भी, और शायद आगे भी तुम ही रहोगे। पर क्या तुम वाकई वही हो? वही तुम जो 10 साल पहले थे? वही जो सुबह उठते वक्त थे? वही जो अभी इस पल में हो? या ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक कंटिन्यूटी का झूठ? हमारी जिंदगी लीनियर लगती है, एक रेखा जो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम एक मूवी देख रहे हैं जिसमें हर सीन स्मूथली अगले सीन से जुड़ा है, हर पल अगले पल से कनेक्टेड है। पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमेशा वही मौका है, सिर्फ एक प्रेजेंट। बाकी सब या तो याद है या कल्पना। जो बीत गया वो याद में है, जो आने वाला है वो इमेजिनेशन में। लेकिन ये दोनों भी कहां रियल हैं? तो फिर हम जिसे लाइफ कहते हैं वो किस चीज का बना है? शायद बस लम्हों का एक भ्रम, एक कंटिन्यूटी जो कभी थी ही नहीं। तुम अभी इस पल में हो, बस एक पल। ना इसके पहले कुछ था, ना बाद में कुछ गारंटी है। पर तुम्हारा मन तुमसे कहता है तू वही है जो कल था, तू वही है जो 5 साल पहले था। तू एक फिक्स्ड आइडेंटिटी है, एक स्टोरी का हीरो, एक नाम, एक चेहरा, एक सफर। और हम मान लेते हैं क्योंकि दिमाग को ऑन ऑर्डर चाहिए होता है, नैरेटिव चाहिए होता है, मीनिंग चाहिए होता है। लेकिन सोचो जरा, क्या तुम वाकई एक सिंगल पर्सन हो, या तुम हर मोमेंट में नए बन जाते हो? एक इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट सोचो। तुम्हारे सारे सेल्स हर कुछ साल बाद रिप्लेस हो जाते हैं। तुम्हारा फिजिकल बॉडी बिल्कुल नए एटम्स से बना होता है हर कुछ दिनों में। तुम्हारा माइंड नए थॉट्स सोचता है, नए इमोशंस फील करता है, नए डिसीजन लेता है। फिर क्या वही तुम हो? तुम्हारे अंदर हर कुछ बदल गया। तो तुम्हारी आइडेंटिटी कौन सी है? वो जो बदल गया, या वो जो तुम समझते हो कि मैं हूं? और अगर सब कुछ बदल गया, फिर भी तुम कैसे कह सकते हो कि तुम सेम पर्सन हो? हे क्वेश्चन को शायद यही है द इल्यूजन ऑफ कंटिन्यूटी। हम सब एक कहानी के जैसे जीते हैं, एक नैरेटिव। मैं ये हूं, मुझसे ये हुआ था, मुझे ये बनना है, मैं ऐसा फील करता हूं, मेरी लाइफ का मतलब ये है।
लेकिन जब हम इस कहानी को पॉज करते हैं, जब हम सच में बैठते हैं अपने अंदर, तो एक अजीब सी बात समझ आती है। देयर इज नो फिक्स्ड सेल्फ। हर मोमेंट में जो भी तुम हो, तुम उसी मोमेंट के इमोशन, थॉट और एनर्जी का फ्यूजन हो, और वो अगले मोमेंट में बदल जाता है। तो अगर कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो, तो तुम क्या कहोगे? नाम, ये तो एक लेबल है। याद, वो तो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। चॉइसेस, वो भी मूड और हालत पे डिपेंड करते हैं। पर्सनालिटी, वो भी कभी इंट्रोवर्ट, कभी एक्सट्रोवर्ट, कभी एंग्री, कभी काम हो जाती है। फिर तुम्हारा मैं कहां है? क्या ये आई भी एक इल्यूजन है, एक कंटिन्यूटी का फेल जो बस तुम्हारे दिमाग ने बनाया है? यही बात कुछ स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस बार बार कहते हैं। बौद्ध धर्म कहता है देयर इज नो परमानेंट सेल्फ, अनत्ता, नो फिक्स्ड आइडेंटिटी। सब कुछ ट्रांजिएंट है, तुम्हारा सेल्फ भी। और जब तुम इस इल्यूजन से बाहर निकलते हो, तभी तुम मुक्ति के रास्ते पर हो। लेकिन हम सब इस इल्यूजन से चिपके रहते हैं, क्योंकि यही तो कंफर्ट देता है। एक नाम, एक हिस्ट्री, एक दर्द, एक पर्पज। अगर हम मान लें कि हम कुछ नहीं हैं, तो डर लगता है, तो हमारी कहानी कोलैप्स हो जाती है, तो हम एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम में जा गिरते हैं। पर क्या यही कोलैप्स सच में अवेकनिंग का रास्ता है? और ये इल्यूजन सिर्फ तुम्हारी आइडेंटिटी तक ही सीमित नहीं है। टाइम भी इसी कंटिन्यूटी के जाल में बंधा है। तुम्हें लगता है कि कल था, आज है और कल आएगा। पर जब तुम ध्यान से देखते हो, तो बस एक ही चीज है, अब। बाकी सब तो या तो याद है या कल्पना। जैसे तुम कोई फ्लिप बुक देख रहे हो, हर पेज अलग होता है, लेकिन जब तुम उसे फास्ट फ्लिप करते हो, तो तुम्हें एनिमेशन दिखता है। लेकिन रियलिटी में वो हर पेज इंडिविजुअल है। वही तुम्हारा जीवन है, एक फ्लिप बुक। तुम फ्लिप कर रहे हो पेजेस, हर पेज में एक नया तुम। पर तुम्हें लगता है वो एक ही कहानी चल रही है। और इस इल्यूजन की वजह से हम बहुत कुछ कैरी करते हैं। पुराना दर्द, गिल्ट, पछतावा, ईगो, घमंड, कहानियां जो खत्म हो चुकी हैं। पर हम उन्हें छोड़ते नहीं, क्योंकि हम कहते हैं ये तो मेरी कहानी का पार्ट है। पर अगर तुम मान लो कि तुम एक कहानी नहीं हो, तुम एक बहती हुई नदी हो, तो तुम सब कुछ छोड़ पाओगे। हर मोमेंट में नए बन पाओगे, फरी हो जाओगे। शायद इसी को एनलाइटमेंट कहते हैं। कभी कभी रात को जब सब कुछ शांत होता है और तुम अकेले होते हो, तो एक अजीब सा एहसास होता है कि तुम किसी भी पल में डिसॉल्व हो सकते हो, कि तुम्हारा मैं एक मिस्ट की तरह है, जो है भी और नहीं भी। और तुम्हें यह रियलाइजेशन मिलता है कि शायद तुम्हारा एग्जिस्टेंस भी एक भ्रम है, और इसी भ्रम के अंदर ही तुम्हारी सबसे गहरी फ्रीडम छुपी है। तो जब अगली बार तुम सोच रहे हो मैं कौन हूं, मैं क्यों ऐसा हूं, मैं पहले ऐसा था, अब ऐसा क्यों नहीं, तो रुक जाओ, सांस लो और खुद से सिर्फ इतना पूछो, क्या मैं अभी इस पल में हूं? क्या मैं वही हूं जो कल था? या मैं एक नया मोमेंट हूं, एक नया वाइब्रेशन, एक नई रोशनी जो सिर्फ इस वक्त में जिंदा है? और अगर तुम इस पल में जिंदा हो, तो तुम्हें कोई पुरानी कहानी, कोई पुरानी पहचान कैरी करने की जरूरत नहीं है। तुम फरी हो, तुम नए हो, तुम बस हो। द इल्यूजन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सिर्फ एक दिमाग का जाल है। जिस दिन तुम उसे देख पाओगे, उस दिन तुम पिघल जाओगे, एक ऐसे फलों में जिसमें ना शुरुआत है, ना अंत, ना नाम, ना रूप, सिर्फ एक होने का अनुभव। और शायद वही सबसे ज्यादा सच है।